नमस्कार साथियों, फाइनेंस फोलियो के फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज के 6th एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने सीखा था कि आरओई क्या होता है, इसका हमारे फंडामेंटल एनालिसिस में क्या रिलेवेंस है और कैसे कंपनियां आरओई को मैनिपुलेट करके एक गलत पिक्चर दिखाने की कोशिश करती हैं। आज हम सीखेंगे एक और सिमिलर टर्म आरओसीई। कई बार साथियों क्या होता है कि कंपनियां ज्यादा डेट लेकर अपना आरओई बढ़ा लेती हैं, जो हमने पिछले एपिसोड्स में सीखा था। तो वहां केवल आरओई को देखकर उनकी ग्रोथ को सही जज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। यही रोल आता है आरओसीई का। आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसकी कैलकुलेशन में डेट को भी कंसीडर किया जाता है। तो जो लिमिटेशन आरओई में थी वो आरओसीई में बहुत हद तक दूर हो जाती है। आज हम इसी के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेने वाले हैं। कुछ कंपनियों में आरओई को देखना चाहिए तो कुछ कंपनियों में आरओसीई को। आज हम ये भी जानेंगे कि कहां हमें आरओई को देखना चाहिए और कब हमें आरओसीई को देखना चाहिए और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। साथियों, ये हमारी वैल्यू इन्वेस्टिंग की पूरी एक सीरीज है जिसमें हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर किया है। ये इस सीरीज का 6वां एपिसोड है। अगर आपने हमारे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उनको जरूर देख लें, क्योंकि ये सारे एपिसोड कंटिन्यूएशन में हैं। जब आप इनको सीरियली देखेंगे तब आपको चीजें ज्यादा क्लियरिटी से समझ आएंगी। तो बिना देरी किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। लेकिन साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ओनर्स की जितनी कैपिटल लगी हुई है किसी बिजनेस में, उस पर जो रिटर्न मिलता है उसको रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं। साथियों, जब भी हम किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उसके लिए कैपिटल रेज करते हैं तो कैपिटल हम दो तरह से रेज कर सकते हैं। पहला है इक्विटी, या तो हम उसमें खुद का पैसा लगाएं और उसके बदले में खुद को ही शेयर्स इश्यू कर लें, या फिर रिश्तेदारों से, फ्रेंड्स से लेकर लगाएं और उनको शेयर्स दे दें। और दूसरा तरीका होता है कैपिटल रेज करने का कि हम डेट लेकर भी कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें आपने 200 रुपए की कैपिटल रेज की। ये 200 रुपए आपने 100 रुपए इक्विटी से रेज किए और 100 रुपए आपने डेट लिया। यानी ये जो 100 रुपए रेज किए इनके बदले में आपने शेयर्स इश्यू किए। ये अपने आप को भी हो सकते हैं या फिर आपने किसी फ्रेंड रिश्तेदार को शेयर इश्यू करके ये 100 रुपए की कैपिटल रेज की और 100 रुपए आपने किसी बैंक से लोन ले लिया। अब आपने 200 रुपए लगाया और पूरे साल बिजनेस किया और साल के अंत में आपको 100 रुपए का मुनाफा हुआ। तो यहाँ अगर हम इसका आरओई कैलकुलेट करें तो ये निकल कर आएगा 100/100। यानी इसमें इक्विटी कैपिटल कितनी थी, शेयर होल्डर्स इक्विटी थी 100 रुपए की और उस पर हमें 100 रुपए का मुनाफा हुआ इंटू 100। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 100%। अभी हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि जो डेट लिया है उसका भी इंटरेस्ट पे करना होता है। अभी हम एक जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ हम मान सकते हैं कि इस डेट पर हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है। हालांकि अगर हमें इंटरेस्ट पे करना होता तो पहले हम 100 रुपए में से इंटरेस्ट पे करते, टैक्सेस को पे करते, उसके बाद आरओई कैलकुलेट करते। लेकिन ये एक जस्ट एग्जाम्पल है तो यहाँ इसका आरओई 100% हुआ। लेकिन अगर हम इसका आरओसी निकालें, आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हुआ 200 रुपए, जबकि आपको मुनाफा हुआ उस पर 100 रुपए का। तो 100/200 इंटू 100, तो ये निकल कर आया आरओसी 50% का। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि आरओसीई और आरओई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आरओसीई में हम पूरी कैपिटल लेते हैं जितनी किसी बिजनेस में यूज हुई और उस पर हमने कितना पैसा बनाया, जबकि आरओई कैलकुलेट करने के लिए केवल शेयर होल्डर्स इक्विटी लेते हैं, उसमें हम लोन को कंसीडर नहीं करते हैं। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि अगर हम डेट बढ़ा दें तो इससे आरओई को बढ़ाया जा सकता है और उसका कारण ये है कि अगर हमने लोन बढ़ा दिया तो लोन हमें कितने परसेंट पर मिलेगा, 10%, 12% पर। तो यहाँ हमें 100 रुपए पर 10 और 12 रुपए ही देने हैं साल में, जबकि जो मुनाफा होगा वो इसकी कैलकुलेशन में पूरा ऐड होगा। अब सवाल आता है कि जब हम एनालिसिस करें तब हमें आरओई देखना चाहिए या फिर आरओसीई देखना चाहिए। तो साथियों, जो कंपनियां डेट फ्री होती हैं यानी जीरो डेट कंपनी होती हैं उनमें आपको आरओई को कंसीडर करना चाहिए। आरओई आपको एक अच्छी पिक्चर बताएगा। लेकिन अगर किसी कंपनी पर काफी ज्यादा डेट है तब आपको हमेशा आरओसीई को ही कंसीडर करना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर जीरो डेट कंपनी है तो उसमें तो आरओई और आरओसी दोनों बराबर होंगे। इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपने 200 रुपए की कैपिटल को पूरा इक्विटी से रेज किया, आपने कर्जा लिया ही नहीं। तो अगर हम इसका आरओई निकालेंगे तो अगर हम नेट प्रॉफिट को इक्विटी से यानी 200 से डिवाइड करेंगे 100/200 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 50%। वहीं अगर हम इसका आरओसी निकालें तो ये भी निकल कर आएगा 50%। यानी यहाँ भी कैपिटल सेम है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है तो ये भी 50% का आया।
फिर मैंने आपको ऐसा क्यों बोला कि आपको डेट फ्री कंपनी में आरओई को देखना चाहिए। तो साथियों, ऐसा मैंने इसलिए बोला कि जब हम आरओसीई को कैलकुलेट करते हैं तब ईबीआईटी लेते हैं, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन जब हम आरओई को कैलकुलेट करते हैं तब हम नेट इनकम लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि आपने टोटल कैपिटल इतना डाला और उस पर इतना कमाया। ईबीआईटी यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी जो इंटरेस्ट और टैक्सेस पे करने से पहले आपका टोटल प्रॉफिट आया, उसको हम यहाँ कंसीडर करते हैं। जबकि हम आरओई में नेट इनकम को लेते हैं। नेट इनकम का मतलब है कि अगर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 100 रुपए है तो उसमें से सबसे पहले इंटरेस्ट जाएगा जो आपके पास लोन है, उसके बाद टैक्सेस को पे किया जाएगा, बाद में आपके पास नेट इनकम निकल कर आएगी। तो इन दोनों के कैलकुलेशन का आधार अलग है। यही कारण है कि जीरो डेट कंपनियों में भी ये सेम नहीं होता है। अदरवाइज जो कंपनी जीरो डेट है उसका आरओई और आरओसीई सेम हो जाएगा अगर यहाँ ये फर्क ना हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट इनकम वाला। अब हम इसको एक रियल एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो यहाँ मैरिको का एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। ये मैरिको की बैलेंस शीट है। इसकी लायबिलिटीज में सबसे पहला पोर्शन है इक्विटी कैपिटल का, दूसरा है रिजर्व्स का। इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे कि रिजर्व्स क्या होता है और ये कैसे बनते हैं। तो यहाँ अगर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2024 में देखें तो 129 करोड़ की इक्विटी कैपिटल थी और 3703 करोड़ के रिजर्व्स थे। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगी कॉमन इक्विटी जो बनती है 3832, यानी 3832 करोड़ की इसकी कॉमन इक्विटी हो गई। तो यहाँ अगर हमें आरओई कैलकुलेट करना हो तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हम नेट प्रॉफिट देखेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका नेट प्रॉफिट हुआ है 1502 करोड़ का। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2026 करोड़ का था। उसके बाद इंटरेस्ट पे किया गया है 73 करोड़ का, डेप्रिसिएशन हुआ है 158 करोड़ का, इसके अलावा टैक्सेस पे हुए हैं और सारा कुछ पे करने के बाद नेट प्रॉफिट निकल कर आया 1502 करोड़ रुपए। तो यहाँ जब हमें आरओई कैलकुलेट करना होगा तो नेट प्रॉफिट 1502 डिवाइडेड बाई 3832 इंटू 100, ये इसका आरओई हो जाएगा। लेकिन जब हम इसका आरओसीई कैलकुलेट करेंगे तो आरओसीई में हमें इसकी बोरोइंग को भी कंसीडर करना होगा। यानी अब तक तो हमने केवल इसकी कॉमन इक्विटी को कंसीडर किया था, लेकिन जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं कि पूरी कितनी कैपिटल है जिसको कंपनी ने यूज किया, तो इसमें जो बोरोइंग्स है 528 करोड़ की ये भी ऐड होंगी। यानी 3832 करोड़ में अगर हम 528 को ऐड कर दें तो ये निकल कर आएगा 4360, यानी 4360 करोड़ को कंपनी ने यूज किया और उस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कमाया 2026 करोड़ का। तो इसका आरओसी कैलकुलेट करने के लिए 2026 अपॉन 4360 इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। साथियों, कई बार क्या होता है कि आरओसीई अलग अलग वेबसाइट्स पर अलग अलग होता है। जब आप अलग अलग एप्लीकेशंस यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ कुछ और आ रहा है आरओसीई, वहाँ कुछ और आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि इसमें अदर लायबिलिटीज भी होती है। इसको हम आगे समझेंगे कि कुछ लोग इसका भी यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि आपको कोई ऐसी कंपनी मिल गई जिसका आरओई भी हाई है और आरओसीई भी हाई है, तो उसको देखकर आपको ज्यादा खुश नहीं होना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसको हम आगे समझते हैं। तो यहाँ जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था ये फॉर्मूला सेम है, उसका मैंने बस बाइफरकेशन कर दिया है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जो आप अपने बिजनेस में डालते हैं और उसके बदले में आप अपने आप को या फिर किसी को शेयर्स इशू करते हैं। अब ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है। मान लीजिए आपने एक कंपनी स्टार्ट की और उसमें आपने इक्विटी कैपिटल 100 रुपए डाली और 100 रुपए के शेयर्स इशू किए और इस कंपनी को नेक्स्ट ईयर 100 रुपए का मुनाफा होता है। तो वो पैसा कहाँ जाएगा? या तो वो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स बीच में बांटा जा सकता है, या फिर कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छे हैं, उसको फंड की जरूरत है, तो वो इस फंड को भी अपने बिजनेस में यूज करेगी। तो यहाँ जो इस कंपनी को पहले साल में 100 रुपए का मुनाफा हुआ वो जाएगा इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो ये जो पोर्शन है इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसको बोलते हैं कॉमन इक्विटी। इसके अलावा होती है एक प्रिफर्ड इक्विटी। तो साथियों, प्रिफर्ड इक्विटी वो होती है जो आप किसी फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से या फिर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर से पैसा उठाते हैं और उसके बदले में उसे प्रिफर्ड शेयर्स इश्यू कर देते हैं। प्रिफर्ड शेयर्स का मतलब है कि आपको प्रेफरेंस पर रखा जाएगा। कॉमन इक्विटी शेयर होल्डर्स की कंपेरिजन में आपको रिटर्न पहले दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार मैंने लायबिलिटीज का भी बाइफरकेशन कर दिया है। लायबिलिटीज में दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो होती है जिनको आपको विद इन 1 ईयर में पे करना होता है और नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जिनको आपको 1 साल के बाद पे करना होता है। तो यहाँ अगर हम करंट लायबिलिटीज को समझें तो ये कंपनी पर शॉर्ट टर्म डेट हो सकता है, ट्रेड पेबल हो सकता है। मान लो आपने किसी से सामान उठा लिया और उसका अभी आपको पे करना है। इसके अलावा आपके कुछ एडवांसेस और ओवरड्यू हो सकते हैं, कुछ अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी हो सकती हैं। अब हम अगर नॉन करंट लायबिलिटीज को देखें तो इसमें लॉन्ग टर्म डेट आ गया,
दूसरा डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हो गई, कुछ कंपनियों में डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी होती है, इसके अलावा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हो गई। अब मैं अपने उस पॉइंट पर आता हूं जो मैंने आपको बोला कि अगर आप किसी कंपनी का हाई आरओसी या फिर हाई आरओई देखें तो ज्यादा खुश नहीं होना है जब तक कि आप उसे पहले एनालाइज न कर लें। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए का कैपिटल डाला और आपने 1 साल बिजनेस किया, उसके बाद में आपको प्रॉफिट भी 100 रुपए का हुआ। तो मैं अगर इस 100 रुपए के प्रॉफिट को रिजर्वेशन सरप्लस में ऐड कर दूं इक्विटी के रूप में, और अब मैं इसका अगर आरओई कैलकुलेट करूं तो 100 अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया, 200 इंटू 100 यानी 50%। लेकिन अगर मैं इस 100 रुपए को डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स के बीच में दे दूं तब इसका आरओई क्या होगा, 100 अपॉन 100, क्योंकि अब मैंने 100 रुपए कमाया और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हुई मेरी, केवल 100 की, क्योंकि ये जो 100 रुपए आए थे ये तो मैंने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दिया। तो यहाँ मैंने अपनी इक्विटी कम कर ली आरओई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ये जानती हैं कि इन्वेस्टर्स आरओई को देखकर निवेश करते हैं, तो कुछ छोटी कंपनियां आरओई बढ़ाने की भी कोशिश करती हैं। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको ये चीज भी देखनी है। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी ऐसी है कि जिसको फंड की आगे आवश्यकता नहीं है, जैसे कि कोल इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो अगर अपने मुनाफे को डिविडेंड के रूप में बांट रही है तो वो कहानी समझ में आती है। लेकिन कोई कंपनी ऐसी है कि जिसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट काफी अच्छे हैं और काफी अभी ग्रोथ स्पेस बचा हुआ है, वो अगर डिविडेंड दे रही है ज्यादा, तब आपको थोड़ा सावधान रहना है। इसको भी हम मैरिको के ही एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 129 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है और यहाँ रिजर्वेशन सरप्लस 3703 करोड़ के हैं। तो ये कंपनी अगर 3703 करोड़ को कम कर दे जो इसका मुनाफा आ रहा है उसको ये डिविडेंड के रूप में बांटती रहे तो रिजर्वेशन सरप्लस बढ़ेंगे ही नहीं। और जब इसके रिजर्वेशन सरप्लस नहीं बढ़ेंगे तो सीधी बात है कि जब हम इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो आरओसी और आरओई हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप में से कुछ लोगों की एक क्वेरी और थी, मैं कमेंट पढ़ रहा था तो मुझे दिखाई दिया कि जब हम आरओसी को अलग अलग वेबसाइट्स पर चेक करते हैं तो हमें अलग अलग आरओसी नजर आता है। इसका क्या कारण है? इसका भी कारण सिंपल है, आइए समझते हैं। आरओसी का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो पूरी कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई है वो चाहे इक्विटी से ली हो या फिर आपने लोन लिया हो, उस पर आपने कितना बनाया, कितना आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ, इसको समझने का विशेषज्ञों का तरीका अलग अलग है। इसमें कुछ लोग इक्विटी के साथ केवल नॉन करंट लायबिलिटीज को ही ऐड करते हैं जो 1 साल के बाद पे करनी है, जबकि करंट लायबिलिटीज भी काफी ज्यादा हो सकती है। जबकि कुछ लोग इक्विटी के साथ पूरी नॉन करंट लायबिलिटीज को भी ऐड नहीं करते, वो केवल लॉन्ग टर्म डेट ही कंसीडर करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग इक्विटी के साथ में लॉन्ग टर्म डेट कंसीडर करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म डेट को भी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ जब इसको कैलकुलेट करने के इतने सारे फॉर्मूले हैं तो जाहिर सी बात है कि आरओसी हर वेबसाइट पर आपको अलग अलग दिखेगा। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको केवल एक ही फॉर्मूला यूज करना है। जब भी आप अपना एनालिसिस करें तो जितने भी कंपनियों पर आप रिसर्च कर रहे हैं उनका आरओसी सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट करें। यानी अगर आप किसी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं तो सेम वेबसाइट को यूज करें, क्योंकि हर वेबसाइट का कोई ना कोई एक फॉर्मूला होगा और उसी सेम फॉर्मूला से वो कैलकुलेट करती होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि मैं कौन सा यूज करना पसंद करूंगा तो मैं करूंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन इक्विटी प्लस पूरी नॉन करंट लायबिलिटीज को जोड़कर, यानी जितनी भी नॉन करंट लायबिलिटीज हैं 1 साल के बाद कंपनी जो पे करेगी उनको सभी को ऐड करने के बाद में मैं आरओसी कैलकुलेट करूंगा। अब फाइनली हम उन सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं जो आज हमने समझे। तो इसमें सबसे पहला है आरओई हमें ओवरऑल पिक्चर नहीं बताता, केवल ये हमें यही बताता है कि इक्विटी पर कितना रिटर्न मिला, यानी ओवरऑल कैपिटल पर कंपनी कितना रिटर्न निकाल रही है, इससे हम जज नहीं कर सकते। दूसरा है आरओई को मैनिपुलेट किया जा सकता है, अगर कंपनी ज्यादा डेट ले ले, डेट को बढ़ा दे तो आरओई भी बढ़ जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमें ओवरऑल रिटर्न्स निकालने के लिए हमेशा आरओसी का यूज करना चाहिए कि जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना चाहते हैं तो वहां आपको आरओसी को यूज करना चाहिए। मान लीजिए आप इसको एफडी से, म्यूचुअल फंड निवेश से कंपेयर करना चाहते हैं तो आरओसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कंपनी ने पूरा कैपिटल इतना यूज किया और उस पर इतना रिटर्न निकाला। और वही सेम सिचुएशन म्यूचुअल फंड और एफडी में आपको मिलेगी कि आपको इस पूरे फंड पर कितना रिटर्न मिल सकता है। लास्ट पॉइंट है हमारा कि हमें कंपनी में तभी निवेश करना चाहिए कि जब आरओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो, यानी अगर आप 100 रुपए लोन ले रहे हैं और उस पर 12 रुपए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आरओसी 12 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 12% से ज्यादा हमें जो कंपनी बना के देगी हमें उसी कंपनी में निवेश करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने फंड उठाया 12% पर और जिस कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं वो हमें सिर्फ 10% निकाल कर दे रही है। तो इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए जब भी आप निवेश करें। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इससे कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।